स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन किस तरह से होती है, कैसे होती है, इन तमाम चीज़ों को हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो के अंदर जो चीज़ डिस्कस की बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस था और फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने लाइट एंड डार्क रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शंस कहाँ हो रहे थे, डार्क रिएक्शंस कहाँ हो रहे थे प्लांट के अंदर। इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। बट आज जो चीज़ अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, वो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस आ जाता है, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल आ जाता है और जिसके अंदर ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाता है। बेसिकली आप सब ये बात जानते हैं कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन में बताया जाता है कि रिस्पायरेशन इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड प्रोडक्ट, उनको हम नाम देते हैं रिस्पायरेशन का। और रिस्पायरेशन के हवाले से ये बात आती है कि ये हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन की बात है। अगर मैं सेलुलर रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि ये एक आंटी आपको नज़र आ रही है हमारी स्क्रीन पर। अच्छा, इस स्क्रीन के ऊपर जो आंटी नज़र आ रही है ये एक एप्पल इनके हाथ में है और ये एप्पल जब इनगल्फ करती है यानी खाती हैं तो मैस्टिकेशन चबाने के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू मैकेनिकल डाइजेशन होते हुए इनके फूड के अंदर यानी बॉडी के अंदर ये फूड चले जाता है। जब ये फूड इनकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम इंटेस्टीन की बात कर रहे हैं। वाई हमने इंटेस्टीन की बात की? क्योंकि इंटेस्टीन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आपको ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं तो दीज आर द वॉल ऑफ इंटेस्टीन और वॉल्स ऑफ इंटेस्टीन के बिल्कुल नीचे बीनीथ द वॉल ऑफ इंटेस्टीन आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं। जब बच्चों हम इन ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेस्टीन के अंदर फूड एब्जॉर्ब होता है। आपने डाइजेशन के स्टेप्स पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन। तो हम बेसिकली यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना को डिस्कस कर रहे हैं। जब भी कभी बच्चों हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो इन एब्जॉर्प्शन की बात करते हुए बताया गया कि व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये था, हमने कहा था कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सॉरी एब्जॉर्प्शन का मतलब ये था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सॉरी। अच्छा, ये वाले पॉइंट था जब ये फूड ब्रेक डाउन फूड जो है एब्जॉर्ब होता था तो एब्जॉर्ब होने के नतीजे में यहाँ ब्लड के अंदर आता है। अब जब ब्लड के अंदर आता है तो ये देखें ये कार्बोहाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो ये जा रहे हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते चले जा रहे हैं और ये ब्लड अब एसिमिलेट कर रहे हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जहाँ जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आरबीसीज़ के साथ जो जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमारे पास ब्लड सेल्स हैं और इनके राइट साइड पर देखें कैपिलरीज़ के अंदर एंटर हो गए। ये जो कैपिलरी वॉल के अंदर इंटर हुए तो ये टिश्यू सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपने बता दिया कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो हमारा जो गोल होता है वो क्या है, वो एटीपी प्रोडक्शन करना होता है और ये एटीपी प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होती है इनको हमने देखना है, जिसको आप बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन भी कह रहे होते हैं। यहाँ होता क्या है कि बेसिकली हम इस ग्लूकोज को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने के नतीजे में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर हम चीज़ों को देखते हैं कि ये कहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखिएगा पहला स्टेप हम करने के लिए जा रहे हैं, ये जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी ये जो प्रोसेस हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और बच्चों ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ये हो रहा है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर या साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो हम अभी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं टिश्यू सेल्स के, याद रखिएगा हम टिश्यू सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं और इन साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होने के नतीजे में हम 2-4 चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। किस किस तरीके से स्टेप्स होता है ज़रा इसको समझते हैं। देखें बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 तरह के फेजेस आते हैं बच्चों। एक होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखें आपने एक चीज़, अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करता चलूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज़। एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम एनर्जी देते हैं तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। तो उसके 2 फेजेस आते हैं, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ आता है और एक एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज़ आता है। एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज़ का मतलब ये है कि एनर्जी आपने इन्वेस्ट की और फिर आपको जो है वो आप एनर्जी जैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिल गई, ये चीज़ ब्रेक डाउन हो गई। हार्वेस्टिंग फेज़ में आपको एनर्जी गेन्ड एनर्जी बता रहा होता है, ठीक है। तो आपने कह दिया कि भाई यहाँ पे आपके पास देखिएगा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में देखिएगा 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ये 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स इनको ब्रेक डाउन कर दिया, ये एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट लग गया। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो अगर आप देखते हैं काउंट करना शुरू करें, ये ब्लैक वाली बॉल्स जो कि कार्बन मॉलिक्यूल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो पहले कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, छठे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। तो जब बच्चों हमने कहा कि फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट ये ब्रेक डाउन हो गया।
जैसे ही बच्चों ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये 3-3 के अंदर ब्रेक डाउन हुआ। अब ये आता है NAD और NADH पॉजिटिव। यानी ये होता क्या है, बेसिकली आपने कह दिया अल्टीमेटली ये 10 स्टेप का एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जिसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है पायरुवेट। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आपकी बुक के अंदर कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ, आपकी अनीस हुसैन की बुक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि ग्लूकोज है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरेट 1,3 बाईफॉस्फेट, फिर ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दैट पायरुवेट जिसको आप पायरुविक एसिड कहते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको पायरुवेट या पायरुवेट एसिड करके ही बता दिया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। इतनी लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं है, तो याद करने वाली चीज़ें आप बुक से खुद याद करोगे। तो आपको ये वाली सारा प्रोसेस आता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे ही ये टूट गया तो टूटने के नतीजे में आपको ये 3-3 स्टेप्स 3-3 अलग अलग मिलना शुरू हो गए, ये कार्बन के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिएगा कि हुआ क्या है। अब यहाँ पे होता यह है कि कुछ एक्चुअली हमने क्या कहा कि 2 ATP हमें मिलते हैं और 2 पायरुवेट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और 2 NADH। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास गेन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए जो गेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो 2 ATP के, 2 पायरुवेट के, 2 NADH के। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, इसी तरीके से आगे देखते हैं बच्चों। अब जब हम आगे देखते हैं तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि हमने ये कह दिया कि इस तरीके से आपने कर लिया, ये NADH और जो है ये 3 इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हो गए पायरुवेट। अब ये पायरुवेट चली गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के चली गया मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ मैट्रिक्स में जो चीज़ स्टार्ट होगी बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी, जिसमें पायरुवेट जो है वो फर्दर आगे मूव करेगा और कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए के अंदर, ठीक है। अब जब बच्चों ये जाता है एसिटाइल कोए के अंदर, तो एसिटाइल कोए के अंदर ये बताया गया कि एक कार्बन इसमें से लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एसिटाइल कोए की बात है, और यहाँ से कार्बन साइकिल क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसमें पूरी एक चेन चल रही होती है। उसको हम क्रैब साइकिल को भी एक वीडियो के अंदर मैं डिटेल डिस्कशन, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल साइकिल है, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये चक्कर है इसमें। फिर क्या होता है, ये 6 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड, फिर इस तरीके से और आगे बढ़ते चले जाता है। देखें आपको ये नज़र जो आ रहे हैं, ये यहाँ पर ADP और फिर जाके ATP के अंदर बनता है। और एक्चुअली हमें इन कंपाउंड्स को फॉलो करना है, जो FADH बनता है, NADH बनता है, और अल्टीमेटली दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। तो बेसिकली ये पूरा स्टेप इस तरीके से होता है। इस पूरी साइकिल को मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो 2 एसिटाइल को अगर इस्तेमाल होता है तो किस तरीके से 8 NADH बनता है, 2 FADH बनता है, 2 ATP बनता है, 6 और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे होते हैं। ये पूरा बेसिकली एक सेलुलर रेस्पिरेशन पे एक वीडियो बनी हुई है, जिसमें हर किसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी हमने कह दिया कि भाई ये जो चीज़ आ रही है ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से आ रही है सारी, ठीक है। अच्छा, एक बात बच्चों मैं ये बात बताता चलूँ कि अगर आपने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था, तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस दोनों के अंदर काम करेगा, ठीक है। प्रेजेंस में भी काम करेगा और ऑक्सीजन और एब्सेंस में भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने चलो बात कर दी। अब बारी आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब देखिएगा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी की मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स दिए हुए हैं, दैट इज़ NADH, डिहाइड्रोजनेज, यूबिक्विनॉन और ये सब चीज़ें। अब ये समझाने वाली बात है, ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ, थोड़ा सा आपको डिटेल इसके अंदर और समझाता चलता हूँ। अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये NADH जो वहाँ पर बना हुआ था वो यहाँ पर आया, ये आया NADH, और ये रिडक्शन होके आपके पास निकलता चल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से आपने लाइट रिएक्शन के अंदर देखा था ना, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जो जा रहा होता है, तो ये बेसिकली इस तरीके से बढ़ते चले जाता है। और आप ये देखते चले जाइएगा कि यहाँ से हमारे पास ये पूरा प्रोसेस खुद ही चल रहा है कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते चले आते हैं, ATP जाता है, ATP बनना शुरू हो जाता है। तो ये एनर्जी एक्चुअली इस तरीके से बन रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। और आपको ये सब नज़र आ रहा है कि जो 2 रेड कलर के मॉलिक्यूल हैं, दे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये सही है। और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली देखें, येलो कलर का आपको पंप, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये मूव कराता है इलेक्ट्रॉन को, जो कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं।
होते हैं। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को बल्क में एटीपी प्रोडक्शन कराता है और इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। और अल्टीमेटली देखें ये वाटर के मॉलिक्यूल बनते चले जाते हैं। अगर आप ये जो डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अब होता क्या है, जो बात समझाने वाली है कि ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर एंटर होता है ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं इसमें 2 एटीपी बनती है। उसके बाद सिट्रिक एसिड में 2 एटीपी बनती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 एटीपी बनती है। तो नेट एटीपी जो बन रही है इसके अंदर बच्चों वो बन रही है कितनी, 32 इसमें, 2 सिट्रिक एसिड साइकिल में और 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 एटीपी बनता है। इसका मतलब पता है क्या होता है, वो कहते हैं ये कि 2 एटीपी तो आपने इन्वेस्ट किए थे, 2 एटीपी आपको मिले हैं, तो एक्चुअली 4 एटीपी आपके पास मिलते हैं, लेकिन 2 तो वो थे जो आपने इन्वेस्ट किए थे। मिसाल है कि आपने 2 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको फ़ायदा हुआ 4 रुपये का, यानी मैं कहूँगा आपको मिले 4 रुपये, 2 रुपये इन्वेस्ट करके 4 रुपये मिले, तो फ़ायदा कितने का हुआ, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। तो यही वाली वजह है सारी की इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरा मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलता है, एनर्जी बनती है। तो इसका मतलब क्या है, एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में, यानी उसकी रेस्पिरेशन करने में हम 36 जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ऊपर बताया जा रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव आउट होता है। ये चक्कर है कि बेसिकली एक ऑक्सीजन एंटर होती है तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, एट द एंड प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाता है। चक्कर है सारा। तो इस तरीके से आपका जो फूड है डाइजेस्ट हो जाता है और एक्चुअली हम जो चीज़ चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि भाई जो है वो एनर्जी बने, वो एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों? तो ये हमारे पास हमने एक सेलुलर रेस्पिरेशन का एक चार्ट बता दिया आपको कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड व्हाट डज इट अकर इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेसिकली इसमें ये सारी चीज़ें थी। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतना रखते हैं।